नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के गृह, जेल, विधि, विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद पुरोहित जी। गृह मंत्री हैं तो सवाल घर का ही उठेगा और घर से ही उठेगा। कांग्रेस कह रही है कि पहले घर तो संभाल लें। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिहाज से अराजकता की स्थिति है। अब कांग्रेस उठाए इस बात को या दिग्विजय सिंह उठाए, जब तक आप तुलना नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी, आरोप प्रत्यारोप समझ में आएंगे। ये कांग्रेस की जब सरकार थी तो मध्य प्रदेश में चारों तरफ चिन्हित गैंग थे। राम बाबू, दयाराम का गैंग, मुरैना में जाए तो जगजीवन परिहार का, भिंड आ जाए तो निर्भय गुर्जर का, दतिया आ जाए, शिवपुरी आ जाए, हजरत हन्नी का, ऐसे उस बेल्ट से यहां तक चले आए बिंद तक तो ठोकिया और ददुआ के गैंग चलते थे। बालाघाट में लखीराम कांवरे जी की घर में घुसकर हत्या कर दी नक्सलियों ने। परिवहन मंत्री थे दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में। भोपाल और ऊपर चले जाएं तो सिमी का नेटवर्क था। झिरनिया के जंगलों में कुएं में भरे हुए बंदूकें मिली थी। आज न तो सिमी का नेटवर्क है, न नक्सल की गतिविधियां बढ़ी हैं, न एक भी चिन्हित डाकू का गैंग बचने दिया है। मध्य प्रदेश में माफिया राज लगभग समाप्त कर दिया गया है। ये उनको नहीं दिखता होगा और स्वाभाविक है, क्यों दिखेगा? क्योंकि एक उंगली जब दूसरे पे उठाते हैं तो तीसरी उनकी तरफ जाती है। ध्यान से देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनके टाइम में कैसा था, हमारे में कैसा है। बीच में 15 महीने को कमलनाथ जी आ गए थे। सतना में 2 बच्चों का अपहरण हो गया। मैं विधानसभा में चिल्लाता रहा कि हत्या हो जाएगी। कमलनाथ जी के कान में जूं नहीं बची। बेचारे बच्चों का अपहरण करके जो ले गए थे, जिंदा नहीं लौटे, लाशें आई थी। 5वें फ्लोर पर बैठे थे, नीचे तालाब में बच्चे मर गए विसर्जन के दौरान, मूर्ति को उतर के नहीं देखा था। जिंदा जला दिया गया सागर में SC के व्यक्ति को। एक पर कार्रवाई नहीं की इनने, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। प्रदेश में अफरा तफरी का चारों तरफ माहौल था, वो हम पे उंगली उठा रहे हैं। अब ये पीड़ादायी तो होता ही है जी। अगर मैं मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से बात करूं और कानून व्यवस्था की दृष्टि से बात करूं तो हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी कोई गलती करता है तो सजा तो पाता है और सजा देना बड़ा सरल है। हाकिम बन के सजा सुना देते हैं। लेकिन आपके कार्यकाल में पूरा मध्य प्रदेश ये देख रहा है कि अगर कोई कांस्टेबल अच्छा करता है, कोई थाना प्रभारी अच्छा करता है, कोई अधिकारी अच्छा करता है, तो आप उनकी हौसला अफजाई के लिए उनसे बात करते हैं, उनके बीच में जाते हैं। और ख़ासकर जो कोरोना के दौर में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया, कुछ पुलिसकर्मी काल कलवित हुए, उसको लेके बहुत संवेदनशीलता दिखी। पुलिस की छवि बदली है, इस बात को बड़ा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, प्रयास नहीं कर रहे हैं हम। उनने जो काम किया है उसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, पुलिस के बारे में कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह और धारणा बना दी थी कि पुलिस का जवान अगर चौराहे पे खड़ा है तो वसूली को खड़ा होगा, बैरियल पे खड़ा है तो वसूली को खड़ा होगा। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में जब ट्रेन बंद थी, प्लेन बंद था, बस बंद थी, ट्रक बंद था, कार बंद थी, जीप बंद था, स्कूटर बंद था, 2 सीटर बंद था, लेकिन पुलिस का जवान तब भी खड़ा था। फिर काय की वसूली थी? तब वो सेना के जवान की तरह हमारी रक्षा के लिए खड़ा था, लॉकडाउन को सफल कराने के लिए खड़ा था। हम घर पर सुरक्षित रहें, महफूज रहें, इस भाव को देने को खड़ा था। और वो 45 के टेम्परेचर में भी खड़ा था, वो 5 के टेम्परेचर में भी खड़ा था। दोनों स्थिति में वो अपनी जान को हमारे लिए जोखिम में डाल के खड़ा था। छवि तो बदलेगी। और जहां तक सवाल इसका है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने के पहले मिलनी चाहिए, इसलिए हमने उन्हें पुरस्कार दिया, करुणा योद्धा के सम्मान से नवाजा।
हमने क्रमोन्नति दी उन्हें, कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई को एसआई को टीआई को एसडीओपी मध्य प्रदेश के अंदर बनाया। और हमारा वही नजीर जेल विभाग में चली और हम जल्दी होमगार्ड में भी वही नजीर लेके आने वाले हैं कि क्रमोन्नति उन सबको मिले। वैसे देखा जाए तो प्रशासनिक प्रक्रियाएं, प्रशासनिक निर्णय समय समय से अद्यतन भी होते रहते हैं और अस्तित्व में भी आते रहते हैं, लेकिन इसको संयोग कहें, प्रयास कहें, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐतिहासिक निर्णयों के मूक साक्षी बनते हैं। ऐतिहासिक निर्णय जिनके कार्यकाल में होते हैं। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित था ये निर्णय कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली मध्य प्रदेश में उसका इस्तेमाल हो। आपके कार्यकाल में इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है। शुरुआती दौर में सवाल थे, लेकिन अब करीब 3 महीने होने को हैं। तो शुरुआती जो नतीजे आ रहे हैं कमिश्नर प्रणाली के, उसको लेकर कितने संतुष्ट हैं कि ये बेहद ठीक निर्णय रहा? पूरी तरह से संतुष्ट हूं मैं, और बहुत ठीक निर्णय था। अगर एक रात के अंदर हजारों की संख्या में वारंट तामील हो जाए, एक रात के अंदर राजधानी के अंदर सैकड़ों मुजरिम पकड़ लिए जाए, एक रात के अंदर वो माहौल क्रिएट हो जाए कि भोपाल में शांति है, तो मैं मानता हूं कि हमारा सिस्टम सफल है। अगर गुंडों के अंदर पुलिस की दहशत है और संभ्रांत और सुधीजनों के लिए पुलिस से सुरक्षा का भाव है, मैं मानता हूं कि कमिश्नर प्रणाली सक्षम है। जी, अब आपके विभाग से इतर में अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो कमलनाथ जी को लेकर एक आपके मन में हमेशा से एक भाव रहा है कि कमलनाथ जी जो है वो मध्य प्रदेश के स्थायी व्यक्तित्व नहीं है, वो आएंगे और चले जाएंगे। आपने उन्हें प्रवासी राजनेता भी कहा है, और पहले जब सरकार गिरी तो उन्होंने कहा, आपने कहा था सरकार गिरेगी तो कमलनाथ चले जाएंगे, तब तक वो उपचुनाव में आपके सामने खड़े रहे। फिर कहा कि उपचुनाव में हारेंगे तो चले जाएंगे। कमलनाथ जो है भले ही प्रवासी आपने उनसे कह दिया हो, लेकिन वो मध्य प्रदेश में एकदम डटे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो प्रवासी पक्षी की तरह ही आते हैं और चले जाते हैं। आप तो 2 साल में उनके महीने में दिन गिन लो, अगर किसी महीने में 3 दिन से ज्यादा वो यहां रहे हो तो 30 दिन में 3 दिन कह रहा हूं, ये 10% का एवरेज है। और आप रिकॉर्ड टीवी पे रखो और मेरे को झूठा साबित करो। एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बन गए थे वो, किसी कारण से मुख्यमंत्री बन गए थे वो। कांग्रेस का बहुमत नहीं आया था। जो कांग्रेस कहती है ना हमारी सरकार, हमारी वो तो ये कहते हैं कि अब एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री तो आपने बनाए, गिरा के सरकार। हमने गिराए क्या? हमारे विधायक टूटे थे क्या? विधायक तो कांग्रेस के टूटे थे भाई। ये ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में सरकार गिरने के बाद भी लोग टूटते चले गए। 30 विधायक गए हैं प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। अब लोग ये तो देखते ही हैं सब, कांग्रेस का कार्यकर्ता के भावी मुख्यमंत्री कौन? कमलनाथ जी। भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन? कमलनाथ जी। नेता प्रतिपक्ष कौन? कमलनाथ जी। प्रदेश अध्यक्ष कौन? कमलनाथ। लेकिन वो तो आज भी बहुत दावा कर रहे हैं कि जनता है साथ आ रहे हैं कमलनाथ। और एक नया नारा मध्य प्रदेश की राजनीति में, जय जय कमलनाथ, ये कांग्रेसी बोलते हैं। मतलब कमलनाथ का ऑरा कम नहीं हुआ। ये नारा उनके समर्थक छिंदवाड़ा व शुरू से ही बोलते थे, और जहां तक उनके लोग बोल रहे हैं कि आ रहे हैं कमलनाथ, तो आपने सुना होगा जब उपचुनाव 28 होना थे तब उनने कहा था कि 15 अगस्त को अगला झंडा हम फहराएंगे। जी। उन्होंने कहा था अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में ही होगी। बस वैसे ही ये 2023 का कह रहे हैं कि आ रहे हैं कमलनाथ। तो 23 में आपकी मंशा झूठ 23 में आपकी मंशा पूरी होगी। आप उन्हें हारने के बाद उड़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उनको उड़ तो चुके हैं वो, मेरे देखने से कुछ नहीं होता। वो कह रहे हैं जुड़ चुके हैं, आप कह रहे हैं उड़ चुके। नहीं, वो तो यही कहेंगे। वो कैसे कहेंगे उड़ चुके हैं? कोई अपने अब कोई कुंजड़ी अपने बेर खट्टे बताती है क्या? वो कैसे बता देंगे? तो इसलिए ये मत ही कहो आप तो ये मान के चलिए कि ये देखो, हम 15 साल में पुरोहित जी सरकार में रहने के बाद पिछला चुनाव हुआ था 3 साल पहले, 3.5 साल पहले, तब वोट हमारे ज्यादा आए थे, सीट हमसे ज्यादा 4-5 उनकी आई थी, लेकिन बहुमत दोनों को नहीं आया था। जिगर बीएसपी का लगा था, लीवर
जो है सपा का लगा था, हाथ पैर निर्दलीय लगे थे। एक झटका लगा तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, पूरी कांग्रेस टूट गई और धराशायी हो गई। कांग्रेस सरकार में लेकिन वो सारे दिल लेके आप तो दिल्ली निकल लिए, आपके पास आपसे कैसे जुड़ जाते हैं दिल? नहीं, ये चुनाव अंदर था ही नहीं। चुनाव देखो, चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया पिछला। वो जड़ें खोदने का आरोप आपके ही ऊपर है। चुनाव पिछला कमलनाथ जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया। पहले तो एक बात आप ध्यान रखो, नेतृत्व तो किसी का नहीं था। चेहरा सिंधिया जी का दिखाया गया था, दूल्हा किसी और को दिखाया गया, भामर किसी और से पाड़ दी गई। उसका परिणाम बगावत तो हो नहीं था, नौजवान दिखा दिया दूल्हा। पंडित जी बन के मंत्र उल्टे पढ़ दिए। मेरे पंडित जी बनने से नहीं, वो तो परिणाम आ नहीं था। दिखाया नहीं, मैं आपने मुंह दिखाई में किसी और की, मुंह दिखाई कर दी, भावरें किसी और से पाड़ दी, तो उसमें कैसे वो संबंध टिक ही नहीं सकता, वो शादी टिक ही नहीं सकती, उसमें तो भगदड़ मचनी थी। जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपकी इस प्रकार की एक छवि निरूपित हो रही है। जब से इस सरकार के कार्यकाल में बतौर गृह मंत्री आपने लगातार कड़े निर्णय लिए हैं, लगातार चेताया है कि हिंदू प्रतीकों को, हिंदू धर्म की आस्थाओं से, संस्कृति से, किसी भी प्रकार की व्यावसायिकता से जुड़े हुए लोग कोई खिलवाड़ न करें, अन्यथा उन्हें न छोड़ा जाएगा और न इस बात को सहन किया जाएगा। चाहे सब्यसाची की बात हो, चाहे तनिष्क का ऐड हो, चाहे अमेजोन पे इस प्रकार की सामग्री हो, लगातार आपने निर्णय लिए हैं और वो फलीभूत भी हुए हैं। लेकिन ये निर्णय, जैसा कि विपक्ष कहता है कि ये एक तरीके की स्वतंत्रता जो होती है अभिव्यक्ति की, उस पर कुठाराघात है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या सॉफ्ट टारगेट हिंदू ही है? किसी दूसरे धर्म पे करो ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्यों अपनी मर्दानगी सिर्फ हिंदुओं पे ही दिखा रहे हो? हमारा ही मंगलसूत्र मिलेगा आपको। जो हमारी मान्यताओं की प्रतीक चिन्ह है, वो हमारे भगवान शिव शंकर जी के मंदिर पे आप जाओगे और जूते पहन के चुम्बन का दृश्य फिल्माओगे। सनी लियोनी मधुबन में जो कन्हैया के सी राधा से, ये जरूरी है लियोनी पे ही फिल्माना और ऐसे वस्त्रों को धारण करके फिल्माना। किसी और एक आध धर्म के लोगों को भी तो करवा दो। नवीन जी, ये बर्दाश्त के काबिल अब नहीं है। और मैंने आपत्ति ऐसे नहीं की थी, बाकायदा सोच समझ के की, और सोच समझ के की इसलिए गाना बदला है ना सनी लियोनी जी ने। सभी जगह उनके सबके मेरे को फोन डायरेक्ट आए, उन्होंने कहा हमें समय दीजिए, गलती हुई है। लोगों ने लिख के दुख व्यक्त किया, खेद व्यक्त किया, माफी मांगी कि नहीं मांगी, सारे जितने पर मैंने आपत्ति की। इसका मतलब मैं गलत तो नहीं था जी। उनकी गलती थी इसीलिए माफी मांगी ना। ये सब तो क्या आप अभी इसके, अगर मैं इसका अप्रत्यक्ष अर्थ निकालूं, तो क्या अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति में देश का एक बड़ा वर्ग जो है, तुष्टीकरण की नहीं है, हिंदू धर्म के खिलाफ राजनीति होती थी, आस्थाओं पर कुठाराघात करते थे। राम रावण युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, काल्पनिक था, ऐसा हलफनामा दे दिया केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये क्या है? अभी हमारी, अच्छा फिर नासा ने कहा कि यहां राम सेतु यहां पे है, तो सब मान गए। हमारी रामायण कह रही है तो नहीं माना। ऐसा होता है क्या कभी? विदेशी कह दें, एकमात्र ये ऐसा ही देश है सिर्फ कि जहां हमको राष्ट्रवाद की परिभाषा अगर विदेशी और हमारे आक्रांताओं की पुस्तकों में लिखा है, हम उसे मानते हैं, और जो हमारे लोग समझा रहे हैं, हमारे ग्रंथ समझा रहे हैं, उसको हम नहीं मानते। बड़ी विचित्र एक और नया पैटर्न पकड़ लिया, नाम बदल रहे हैं आप लगातार। हबीबगंज का नाम रानी कमलापति स्टेशन कर दिया। हबीबगंज का इतिहास क्या है बताओ ना हबीब का, और हम कमलापति का बता देते हैं आपको। हमने वही तो कहा है कि हमारे प्रतीकों के साथ में, हमारे चिन्हों के साथ में छेड़छाड़ की, जो हमारे को मॉरल को ऊपर उठाते। आप बताओ, दिल्ली चले जाओ आप, औरंगजेब रोड हैगी, हुमायूं रोड हैगी, महाराणा प्रताप रोड देखिए आपने, वहां बाबर रोड है, आपको दिखी गई महाराणा प्रताप रोड? क्यों? ऐसा क्यों? वो हो, हमारी आपत्ति उस पर नहीं, हमारे की क्यों नहीं है?
ऐसा क्या किया भाई? प्रारंभ से ही गलत तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। और ये अगर हमने इस बात को उठा दिया, सिर्फ अगर हम महाराणा प्रताप की लगा दें तो कहते हैं कि और फिर खुद तुष्टीकरण की राजनीति करते। ये अब नहीं चलने वाला है और बर्दाश्त के काबिल भी नहीं। जैसा आप कह रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई, तो आप ये जो नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप जो इतिहास की पुनर्स्थापना में भूगोल भी बदलेंगे क्या आगे पीछे? भूगोल, परिस्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति नहीं बदलता, पार्टियां नहीं बदलती, ये परिस्थिति जन्य होता है। नहीं, अभी तो आप सीमा पार जा रहे हैं, थोड़ा लग गया है एक चस्का बाहर जाने का। नहीं, ऐसी परिस्थिति, देश के ऊपर संकट अगर आएगा तो म्यांमार में गए थे कि नहीं गए थे? घुस के मारा था। आज वैश्विक नेता अगर कोई है, मोदी जी हैं, तो विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। और आज हमें गर्व होता है कि तिरंगा जिस बस पे लगा उस बस को कोई न रोके किसी बॉर्डर पे। ये गर्व की बात है कि ये नेतृत्व की बात है कि सक्षम के हाथ में, सबल के हाथ में नेतृत्व है। जिस मकान पे झंडा लगा होगा उस पर कोई भी रूस की सेना आक्रमण नहीं कर सकती है, ना लोकल की। जहां पर आक्रमण हो रहा है, यूक्रेन में भी, कोई यूक्रेन की हो चाहे वहां की हो, कोई देश बिना उसके उनको जाने देता है। तो ये होता है नेतृत्व, ये होती है नेतृत्व की क्षमता सबल हाथों में। राहुल जी कह रहे हैं विदेश नीति की आंखों में, विदेश नीति तभी तो फेल मता ना जी, ये सब उन पे हजम नहीं हो पा रहा होगा। कहाँ उनके टाइम में पाकिस्तान के सैनिक आके हमारे सैनिकों के सर काट के फुटबॉल की तरह ले जाते थे, वो उनकी विदेश नीति थी। और हमारी विदेश नीति ये है कि पाकिस्तान से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है, घुस के मारते हैं, एयर स्ट्राइक करें या सर्जिकल स्ट्राइक करें, घुस के मारते हैं, उस देश के अंदर मारते हैं। अब यही एक वो है हमारा। अब उसको विदेश पॉलिसी वो समझ में आती होगी कि जैसे ही वो बड़ा गंभीर आरोप और है कि पूरे देश को 370 और अयोध्या और राम मंदिर इसमें भरमाया हुआ है और नाम बदल देते हैं प्रयागराज विश्वनाथ बाबा कॉरिडोर, और इधर 21 लाख दीपक, उधर 11 लाख दीपक। इससे होने वाला क्या है हुजूर? इससे एक तो हमारी आस्था मजबूत होती है, और वो जो लोग थे ना जो ये बातें विकास की और रोजगार की करते हैं, हम तो हर महीने में रोजगार मेला कर रहे हैं, अभी आपने भी देखा होगा। इनने क्या किया आजादी के बाद से कि पढ़ने बच्चे विदेश जा रहे हैं। 70 साल रहे ना ये, तो 60 साल रहे ना ये, तो इनने क्या किया देश के अंदर? एक ही परिवार के आधा दर्जन प्रधानमंत्री बन गए, 3-4 लोग एक ही परिवार में प्रधानमंत्री बन गए और बाकी के 2 ने राज चलाया अप्रत्यक्ष रूप से। इनने क्या किया था ये अपना बताए ना। जिन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो वहां तो कह रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। अरे गांधी और गांधीवादी नहीं हूं, दोनों में अंतर करके दिखाए ना। वो ये तो ऐसी परिभाषा है ना कि मैं गांधी हूं, गांधीवादी नहीं हूं, हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ऐसी बात इनके क्या है कि जो गुरु है ना इनके चचा, ये चचा ने जितना आप नाम परिवर्तन के दौर में, वो तो ठीक है, आप स्थानों के नाम परिवर्तन कर रहे हो। आपने दिग्विजय सिंह जी का भी नाम परिवर्तित कर दिया, उनको चचा जान कह के बुलाने लगे। उसके पीछे ऐसा, उनसे ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा नाम कब लिया दिग्विजय सिंह का? चचा कहो तो आप समझ जाते। नहीं, जब प्रश्न जब भी दिग्विजय सिंह जी का प्रश्न होता है, जो व्यक्ति जाकिर नायक को शांति दूत कहेगा, जो व्यक्ति लादेन को लादेन जी कहेगा, जो व्यक्ति जब भी हिंदू धर्म पे कुठाराघात की बात आएगी तो तत्काल आगे आएगा, उनको हम चचा जान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप हमारा मार्गदर्शन दे दीजिए। चलिए, वही आपके चचा जान जो है समझाइश दे रहे हैं कि अगर इस बार पूरा जोर नहीं लगाया तो बेचारे कमलनाथ जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कि राजनीतिक दौरे पे उन्होंने ये कहा। कमलनाथ जी को बेचारा कहा उन्होंने। नहीं, बेचारे हैं ही वो कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह को जो आगे नहीं आने दे रहे, ये उसको बेचारा कह के ही प्रस्तुत करना चाहते हैं, कमजोर करके। वो बेचारा शब्द ही उस पूरी बात का जान है। एक हो जाओ, किसको कह रहे हैं? कार्यकर्ताओं से। ऊपर आके एक नहीं हो रहे जी। जैसे आप कह रहे हैं ना कि कमलनाथ जी बेचारे हैं, लेकिन कमलनाथ जी तो ऊपर से नीचे तक बदलाव करने में जुटे हुए हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। भिंड के दौरे पे कहा उन्होंने, और भी चर्चाओं में कहा कि 18 ग्वालियर गए थे तो ग्वालियर की महिला मोर्चा ने इस्तीफा दे दिया था। जहां जा रहे हैं 2-4 को घर बिठाल देते हैं।
अभी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की पूरी इकाई भंग कर दी। दिक्कत इंजन में थी, डिब्बे बदलते जा रहे हैं। अब दिक्कत उनको है जी, हमको थोड़ी दिक्कत है, पूरी कांग्रेस है। और आप तय मान के चलिए, ये जो इंजन जिसको लगाए हुए ये आने बोर पे है जी। हाँ, ये बोर पे कभी भी खड़ा हो जाएगा यार्ड में। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले ये जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, ये बड़ा संकेतक मानेंगे कि देश की नब्ज जो है किस तरफ चल रही है। क्योंकि बुंदेलखंड में आपने पहले चुनावों में भी बुंदेलखंड क्षेत्र में आपने दौरा किया था, वहां से मिजाज समझा जा सकता है उत्तर प्रदेश का। तो बुंदेले हरबोलों के मुंह इस बार कहानी किसकी होगी, कमल की कि किसी और की? बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत सीटें जीत रही है, सर्वाधिक सीटें जीत रही है भाजपा। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। और पुरोहित जी 10 तारीख को जरूर मेरे से पूछना कि मैंने गलत कहा हो तो। अगर सरकार किस आधार पर वोट मांग रहे हैं आपके, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, क्यों दो? वहां पर जो माफिया राज था ना, वो बाबा ने ही समाप्त किया, कोई महाराज जी के अलावा समाप्त कर सकता नहीं था। आप मंचों से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी है, बाकी पार्टी नहीं है। नहीं, सही है ना, इसमें गलत मैंने नहीं। देखो, मैं कोई भी बात बिना एनालिसिस के नहीं कहता। मैंने मंच से ये कहा था कि अगर आप मुलायम सिंह के बेटे को जिताना चाहते हो तो सपा को वोट दो। आप अगर सोनिया गांधी जी के बेटे को स्थापित करना चाहते हैं तो आप कांग्रेस को वोट दो। आप चौधरी अजीत सिंह को बेटे को स्थापित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप चौधरी की पार्टी को वोट दे दो। और अपने अपने बेटों की सुरक्षा चाहते हैं और भविष्य चाहते हो तो भाजपा को वोट दो। और ऐसा है नहीं, ऐसा किया है वहां पे हमने। आप खुद भी महसूस करें, आप गए नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी शांति का राज स्थापित किया है। और अगर हम सुरक्षित नहीं होंगे तो ये धन संपत्ति छोड़ के भगना पड़ेगा किसी दिन, अफगानिस्तान की तरह से जैसे लोग भग रहे हैं। अभी लोग छोड़ के जैसे वहां भग रहे हैं, जो हमला हुआ है रूस का यूक्रेन में, तो यूक्रेन की तरह से हमें भगना पड़ेगा कभी। और इसलिए जरूरी है कि पहले सुरक्षा होनी चाहिए, जीवन रक्षा और सुरक्षा ये जरूरी है। और ये उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। और लोगों ने इसलिए बढ़ चढ़ के मतदान किया, वो भाजपा आ रही है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, देश की बात करूं, तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो आशंकाएं थी, क्योंकि दूसरी लहर को लेकर विपक्ष भी बहुत हमलावर था, बहुत त्राही थी, लेकिन बहुत बेहतरी से नियंत्रित किया है। और जिस प्रकार से देखा जाए वैश्विक स्तर पर भारत की तारीफ हुई है। तो चूंकि आप तो रेगुलर अपडेट ले रहे हैं, कोरोना के क्या हालात हैं मध्य प्रदेश में और देश में? इसका सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। आदमी के अंदर सुरक्षा डेवलप कर दी और उसके कारण से आज बहुत ही सुरक्षित तीसरी वेव में व्यक्ति रहा। अखिलेश जी ने उस समय कहा था कि ये जो है भाजपा की वैक्सीन है। मैंने अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश चुनाव में उसके पहले भी कहा था कि ये अखिलेश जी भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये कोरोना की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो आपको 2022 में लगेगी, 10 तारीख मार्च को, जिसका असर 5 साल तक रहेगा। और आप देखना वो वैक्सीन लगेगी। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, तीसरे चक्र में हमने कहा था कि इसका हम फन कुचल देंगे कोरोना की वैक्सीन। आज आप देखो मध्य प्रदेश के अस्पताल खाली पड़े रहे, हम ताकत के साथ डटे रहे, लोग निश्चिंतता के साथ में, कोई हमने लॉकडाउन नहीं लगा। जब विपक्ष कोरोना को लेकर हमलावर था तो पूरे विश्व में एक ऊहापोह की स्थिति थी, कोई भी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा था। ये भी एक संशय था कि इतनी जल्दी वैक्सीन, फिर एक संशय ये भी था कि वैक्सीन इतनी बड़ी आबादी को कैसे लगेगी, उसके परिणाम कैसे होंगे। और तमाम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एडवाइजरी थी, उनके संदेह थे, लेकिन आप लोग जुट गए टीकाकरण में। आज आप देखो, मोदी जी इतिहास बनाने को आए हैं, चुनाव जिताने को नहीं आए।
जितने विशेषज्ञ थे ना इस कोरोना के और जितनी यूनिवर्सिटियां थी सबके दावे झुठला दिए। मुझे ध्यान है 2020 में अप्रैल के महीने की बात है, ऑक्सफोर्ड के विशेषज्ञ थे और उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 में लोग मर जाएंगे जी। लेकिन मोदी जी ने लॉकडाउन उसी समय लगाया और अपने अस्पतालों को ठीक करना चालू किया, लोगों को घर के अंदर किया। देश के अंदर पहली बार ऐसा नेतृत्व था पुरोहित जी कि उसने आवाज लगाई कि लॉकडाउन, तो पूरा देश के चक्के जाम हो गए, सन्नाटा हो गया, मक्खियों की भी आवाज सुनाई देने लगी थी। ताली थाली पे खूब हंसी हुई थी आपकी। कोई बिल्कुल हंसी नहीं हुई, लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया। और आप तो हंसी की बात छोड़ो, ये विपक्ष के लोग हैं। उसने कहा थाली बजाओ तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए थे, उसने कहा दिए जलाओ तो लोगों ने दिवाली मनाई थी। आप तो उसके प्रति विश्वास देखो ना, उसकी एक आवाज पे पूरा देश चलाओ। परिणाम क्या आया? ऑक्सफोर्ड का जो वो था वो खत्म हुआ। उसी जुलाई के अंदर ये वैक्सीन के बारे में जब कहा गया कि भारत में पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लगने में 15 साल लगेंगे, ऐसा कहा गया, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन 58 साल से लग रही है लेकिन पोलियो की वैक्सीन अभी तक लगी रही है। इसी तरह से 1950 में चेचक की आई थी, 18 साल से वो वैक्सीन 18 साल तक लगी चेचक की। उसको गणित को आधार मान के इन्होंने कहा कि 15 साल लगेंगे इस कोरोना की वैक्सीन को, और उसने 15 महीने के अंदर 100 करोड़ लोगों को लगा दी। आप कल्पना करोगे क्या जादू किया। ये इतिहास बनाने के लिए कैम्ब्रिज के विशेषज्ञ थे जो सितंबर में 2020 में कैम्ब्रिज वाले, उन कैम्ब्रिज के विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 50 करोड़ लोगों को भारत में कम से कम कोविड के ग्रसित होंगे और 3 से 5 करोड़ लोग मर जाएंगे। इसमें 50 करोड़ बीमार होंगे कोरोना से, 3 से 5 करोड़ मर जाएंगे। आज 3 से 5 लाख की कोई दावा नहीं कर पा रहा है। सब कमलनाथ जैसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख हो गए, 1.5 लाख हो गए, पर कोई संस्था इस तरह की बात नहीं कर पाई। आज विश्व में उदाहरण बन गए हैं आप, वैश्विक नेता, इसलिए हम कहते हैं मोदी जी को। आज आप देखिए कि हमारा यूक्रेन का व्यक्ति भी मोदी की तरफ आशा की नजरों से देखता है कि वो रूस से बात करें, वो रूस से बात करे। ये ताकत होती है नेतृत्व की, और ये होता है सीना 56 इंची का सुनने के बाद में। जब यूक्रेन का प्रधानमंत्री आशा भरी नजर से देखे, राष्ट्रपति आशा भरी, और विश्व के अंदर तिरंगा की जो वैल्यू है, विश्व के अंदर भारत की जो वैल्यू है, यहाँ गौरवान्वित होता है। यहाँ लगता है कि वास्तव में हम सबल हाथों। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि अब लेखा जोखे का समय है, बजट मध्य प्रदेश का प्रस्तुत हो रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि कंबल ओढ़कर घी पीने की आदत हो गई है। और क्या कहेंगे, बुरे उधार लेकर मध्य प्रदेश चला रहे हैं। ये और क्या कहेंगे आप सोचो तो सही। आप तो ये वो लोग हैं जो पूरे समय खजाना खाली है। कार्यकाल रहा है आपका बतौर संसदीय कार्य मंत्री, तो ये इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये तो हर साल कर्जा बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमने कर्जा लिया तो विकास करके दिखाया, तुमने कर्जा लिया तो क्या किया। ऐसे बात करो तो आप भी तुलनात्मक बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक बात हो रही है, अच्छी बात हो रही है। मैं ठीक है सर्वाधिक समय संसदीय कार्य मंत्री हूं ना, आप बुलाओ कमलनाथ जी को, दोनों को एक साथ बैठा लो, प्रदेश की जनता भी देखेगी ना, दोनों को सुनेगी, वो अपना बताएंगे, मैं बताऊंगा कि इनने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। उनने कर्जा लिया, पैसा कहां गया। भ्रष्टाचार का ऐसा तांडव नृत्य नहीं देखा होगा आपने जैसा कमलनाथ जी समय में हुआ था। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, एक उम्मीद उन्हें हमेशा से थी कि सिंधिया जी जो गए हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में टकराव होगा, फिर उन्हें लगा कि उनके समर्थकों को लेकर टकराव होगा, फिर उन्हें लगा कि उनके समायोजन को लेकर टकराव होगा, फिर उन्हें लगा कि उन्हें टिकट वितरण को लेकर टकराव होगा, फिर जो बचे कुछ थे, ये क्या क्या घुट्टी पिला क्या दी है, कोई बोले। घुट्टी पिलाई नहीं, जल और कुल को मिलने में समय थोड़ी लगता है। मूल पिंड तो हमारा ही है ना, भाजपा का ही पिंड है ना। मतलब हर दिल पे नाम लिख दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। हमारे दिल पे ही लिखा है, किसी के दिल की क्या जरूरत है, हर कार्यकर्ता पे ही लिखा हुआ है। हमने कहा ना कि जल और कुल को देखिए, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज के पिताजी जो थे वो सबसे पहले जनसंघ से सांसद बने थे। उनकी दादी माँ हमारी पार्टी की फाउंडेशन मेंबर है। उनकी एक बुआ हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो विधायक हैं, वो सांसद रही है। एक बुआ 10 साल तक राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं। ये सब भाजपा के हैं। तो परिवार तो पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। एक व्यक्ति कोई और था, पूरा का पूरा आ गया। अब देखिए आप
क्या हासिल करते हैं हम कांग्रेस का? सो कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो आगे चलना है, हिम्मत हारे नहीं बैठेंगे, कुछ कर गुजरना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। उनका काम है आरोप लगाना, तो वो आरोप लगाएंगे, लेकिन हमने जो किया है उसकी गवाही जनता देगी, उसकी साक्षी जनता है और उसका निर्णय भी जनता करेगी। तो जनता जनार्दन को लेकर बड़े आशान्वित हैं कि जो 5 उपचुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। आपने तमाम प्रश्नों का अपनी सहज शैली में हमारे साथ विचार साझा किए, हमें इतना समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।